नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चोरी पर सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कर संग्रह में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और कड़े प्रवर्तन की नीति अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने शेल कंपनियों और पंजीकृत फर्जी फर्मों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य व्यापारी बंधुओं की सुविधाओं में सेंध लगाने का प्रयास है, जो अक्षम्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर चोरी एक राष्ट्रीय अपराध है और इससे राज्य की विकास योजनाओं तथा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी उपभोक्ता आधारित कर प्रणाली है, इसलिए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है वहां से अपेक्षाकृत अधिक कर प्राप्त होना स्वाभाविक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे जोन जहां कर संग्रह औसत से कम है वहां विशेष रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत संदिग्ध फर्मों की जानकारी केंद्र को भेजी जाए ताकि उनका पंजीकरण निरस्त हो सके। वहीं स्टेट जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत फर्मों की विभागीय स्तर पर गहन जांच कर यदि अनियमितता मिले तो पंजीकरण निरस्त कर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फर्जी शेल कंपनियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलेगा और सीएम योगी के निर्देश पर कर चोरी पर नकेल कसेगी। इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मामलों पर सख्त नजर आते हैं, ऐसे में कर चोरी यह मुद्दा उनके संज्ञान में कैसे आया और लगातार विकास करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य यदि कर को बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, इसका मतलब मामला गंभीर है। बिल्कुल। देखिए, जो टैक्स चोरी का मामला है कुणाल, वो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि राजस्व पर नुकसान है, यानी जो सरकार की कमाई है उस पर नुकसान है। और किसी भी प्रदेश के देश के विकास के लिए जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि टैक्स चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चले और कोई भी ऐसी कार्रवाई करता मिले तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही साथ जो आप देखते होंगे, जो शेल कंपनीज होती है, जो फर्जी कंपनियां लोग बनाकर चला रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। ये सारी चीजें उन्होंने राज्य कर विभाग की जो उच्च स्तरीय बैठक थी उसमें उन्होंने इस बात को इंगित किया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि चाहे टैक्स चोरी का मामला हो, चाहे फर्जी कंपनियां चलाने का मामला हो, इन किसी मामलों में किसी तरह की कोताही न बरती जाए। आनंद, क्या कम कर संग्रहण हो रहा था या फिर शिकायतें इतनी ज्यादा मिल रही थी कि मुख्यमंत्री को इस बाबत एक्शन लेना पड़ा है? कुणाल, देखिए कि जब ये इस तरह की जो बैठकें होती हैं वो लगातार समय समय पर होती रही हैं। राजस्व की जो बात है, वो सरकार का राजस्व लगातार बढ़ रहा है। कोई ऐसा महीना, ऐसा साल नहीं है जब राजस्व न बढ़ रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, आप एक जो आंकड़ा ये सामने आता है, अधिकारी लेकर सरकार के सामने आते हैं कि संग्रह इतना होना चाहिए, उस हिसाब से कम है या ज्यादा है। ये सारी चीजें डिटेलिंग में जब अंदर खाने तय होती हैं, उसके बाद ये सब चीजें तय की जाती हैं कि टैक्स चोरी को कैसे रोकना है और किस तरह से फर्जी कंपनियों पर लगाम लगानी है। ये सारी अंदरूनी बातें हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो लब्बो-लुआब यही है कि सरकार का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि टैक्स चोरी को किसी तरह बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और सख्त से सख्त कार्रवाई। आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले बीते एक वर्ष में जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, चाहे वो छापेमारी की बात हो या चाहे तमाम दूसरे प्रयास हो, सरकार ऐसे प्रयास लगातार करती रही है और लगातार आगे इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे, कोशिशें जारी रहेंगी। ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। सीएम योगी आज औरैया, कानपुर और हरदोई के दौरे पर रहेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान मोर्चा के तहत इस दौरे में सीएम योगी मक्का उत्पादन की जानकारी लेंगे और खेतों का भी हवाई निरीक्षण करेंगे। किसान सभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान क्यों खास है और किसानों की किस्मत इससे कैसे बदलेगी, ये जानने के लिए एपीएन न्यूज से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खास बातचीत की। बात करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये बताइए सूर्य प्रताप शाही जी की जो ये अभियान है किस तरह से ये किसानों के हित में है, जिस तरह से आपने इसका नाम दिया है विकसित कृषि संकल्प अभियान, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज़्यादातर किसान हैं वो पारंपरिक खेती ही करते हैं। ये अभियान 29 मई से लेकर के 12 जून के बीच में हम लोग चला रहे हैं।
जिससे आने वाली खरीफ के फसलों के भीतर किसानों को अच्छी वैरायटी के बीजों की जानकारी दिया जा सके और बीज शोधन से लेकर के और कैसे कृषि यंत्रों के इस्तेमाल कर करके लागत को घटाई जा सकती है और आमदनी को बढ़ाई जा सकती है। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक किसानों से जाकर के और उन स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम 10,135 स्थानों पर ये किसान और वैज्ञानिक संवाद का कार्यक्रम रखा है, जो लैब टू लैंड, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्पना रखी थी, आज उसको उनकी प्रेरणा से जमीन पर साकार किया जा रहा है। हर जिले के भीतर हमने 3 वैज्ञानिकों की 3-3 टीमें बनाई हैं और एक दिन में 9 स्थानों पर कार्यक्रम ये होते हैं जिससे किसानों के साथ संवाद किया जा रहा है। अब तक लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों से इन कार्यक्रमों के बीच में संवाद किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में हमने एक दूसरा अभियान चलाया था कि जायद के मौसम के टाइम में हमारे प्रदेश का अधिकांश किसानों के खेत खाली रहा करते थे। तो विगत वर्षों में हम लोगों ने त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के भीतर इस एक अभियान शुरू किया। लगभग 178 करोड़ रुपए की परियोजना हमने 4 साल के लिए चलाई है, जिस पर किसानों को 3,000 प्रति हेक्टेयर से लेकर के 20,000 हेक्टेयर तक की हम उसके भीतर उनको अनुदान दे करके उनको प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिसमें अलग उसके प्रदर्शन के कार्यक्रमों पर और हाईब्रिड सीड पर 50% तक का अनुदान हमने उसके भीतर रखा है। हमारे राज्य के भीतर इस समय उत्तर प्रदेश के भीतर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस कार्यक्रम के कारण जो है आज प्रदेश में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर के भीतर हमारे मक्के की खेती होती है। मैंने उनको 3-4 दिन पहले इस बात की जानकारी दिया कि इस तरीके का एक बड़ा भारी क्लस्टर बन चुका है और जिससे कि मक्के की खेती जो है उत्तर प्रदेश के भीतर जब हमारी ज़मीन खाली पड़ रहती थी, पूरा ये क्षेत्र जो आलू बुआई के बाद वो अगले आलू के सीजन तक इंतजार करता था, आज वहाँ पर एक वैकल्पिक फसल मिली है जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। और उन्होंने तुरंत ये बात मैंने उनको 5 तारीख को बताई और उसी दिन उन्होंने कहा कि मैं 8 तारीख को दौरा कर सकता हूँ। मैंने कहा आप एरियल सर्वे करें और एक जगह किसानों से संवाद करें। उन्होंने हमारे आग्रह को मानते हुए ये जगह औरैया के अजीत मल में कल माननीय मुख्यमंत्री किसानों के साथ संवाद करेंगे और इस पूरे मक्का क्षेत्र के कानपुर, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज और इटावा ऐसे क्षेत्रों का एरियल सर्वे करेंगे, जिससे कि ये उनके जानकारी में हो सके और उस संवाद के माध्यम से किसानों को जो मक्का विकास कार्यक्रम के भीतर हमारे अभियान के भीतर जो योजनाएं हैं उनसे किसानों को अवगत करा सकें और उनका किसानों के साथ भी संवाद होगा कि उन्होंने जो प्रयोग किए हैं और उनकी सफलता की जो कहानी है वो भी उसमें से कुछ किसान उनके सामने रखेंगे। पारंपरिक खेती में किसान ज़्यादा इंटरेस्ट लेते रहे हमेशा से उत्तर प्रदेश में, तो आपको लगता है कि जो व्यवसायिक खेती जिस तरह से अब क्योंकि दोगुनी आय करने का सरकार का संकल्प रहा है, तो आपको लग रहा है कि जो ये लगातार अभियान चला रहे हैं वो 100% वो नंबर ला रहे हैं अपने, या अभी कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, कृषि का क्षेत्र ऐसा है जिसके भीतर नए अनुसंधान होने हैं और कैसे फसलों के साथ उनको हम मल्टी क्रॉपिंग करा सकें, मिश्रित खेती की ओर किसान को कैसे हम आकर्षित कर सकें, उस दृष्टि से हमारा प्रयास है। और ये जो इस समय विकसित कृषि का जो अभियान 2025 चल रहा है उसके पीछे यही उद्देश्य है। अभी हम लोगों ने जायद के मौसम में हमने किसानों को बड़े पैमाने पर मूंगफली के बीज भी उपलब्ध करवाए और आज ये पूरा लखनऊ के सीमा से तुरंत लखनऊ जिले के भीतर भी और उसके आगे जब आप निकलेंगे तो हरदोई, कन्नौज, इटावा, इन सारे जनपद मैनपुरी, इन सारे जनपदों में बड़े पैमाने पर आज मूंगफली की खेती हो रही है। मैं आज वहाँ से मूंगफली के पौधों को लेकर के आया हूँ और जो मक्का अभी जो मैंने बताया आपको कि इस समय लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन के करीब मक्का हमारे मंडी के भीतर इस 1 अप्रैल से लेकर के अब तक आया है। तो अभी किसान जो है उसकी हार्वेस्टिंग करके कुछ मात्रा में उसको सुखा भी रहा है। तो आज वहाँ पर जाने के पर 3 प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी कि एक एक्सप्रेस वे के जो सर्विस लेन है उसके ऊपर पूरा मक्के की चादर बिछी हुई है सर्विस लेन के ऊपर, वो उसको सुखाने के लिए किसान ने उसके ऊपर डाल रखा है। एक दूसरा खेत मिलेगा जिसमें बोरों के भीतर उसको भर करके रखा है और तीसरा किसान जो वो अपनी ट्रालियों पर लाद करके और ले करके मंडी तक पहुंच रहा है।
तो यह एक परिदृश्य पूरे कृषि क्षेत्र का जायद के महीने का गर्मियों के मौसम में जब खाली रहा करता था उत्तर प्रदेश के भीतर, प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज किसान की आमदनी को बढ़ाई जा सके, उस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। मूंगफली का बड़े मात्रा में खेती भी की गई है और मूंग की भी खेती की गई है। तो ये जो इंटरवेंशन किया है योगी जी की सरकार ने और निःशुल्क मिनी किट योजना के माध्यम से हमने जो उनको निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए, उससे बहुत तेज गति से इसका विस्तार हुआ है। अभी भारत सरकार भी हमको इस खरीफ के मौसम के लिए बड़े पैमाने पर हमें अरहर के और मूंगफली के और उड़द के बीज हमको उपलब्ध करा रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के अंतर्गत हमने दलहन और तिलहन की जो निःशुल्क मिनी किट योजना चलाई है, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद लगभग 4.5 लाख किसानों को हम दलहन और तिलहन के, मूंगफली के और अरहर के, उड़द के, मूंग के हम उनको बीज और तिल के ये बीज हम उनको सुलभ कराने जा रहे हैं, जिससे खरीफ के मौसम में भी ये हम और विस्तार एरिया को दे सकें। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के आच्छादन क्षेत्र को हम कैसे उसका जो यूटिलाइजेशन है अभी 180 लोजपा की नव संकल्प महासभा में आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हुंकार गूंजेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से लोजपा रामविलास के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने इस विजन को साकार करने के लिए हुंकार भरेंगे। चिराग अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के सपनों का बिहार बनाने के लिए आरा की धरती से लोगों का आह्वान करेंगे। लोजपा की इस नव संकल्प महासभा का आगाज बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोजपा बिहार में अपनी मजबूत स्थिति का एहसास दूसरी पार्टियों को कराएगी। इस कार्यक्रम के बाद पार्टी की ओर से राज्य भर में नव संकल्प महासभा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। इसी के साथ लोजपा बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर देगी। कार्यक्रम की सफलता को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी है। आरा शहर के अलावा भोजपुर के गांव-गांव तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सभी नेता जुटे हैं। इसमें भोजपुर जिले के अलावा पटना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल समेत अन्य जगहों से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की तरफ से, जहां आज वह अपनी नव संकल्प महासभा का आगाज करेंगे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गए हैं। दानिश, आमतौर पर यह देखा समझा जाता रहा है कि चिराग पासवान को केंद्र की राजनीति में उतना मन नहीं लगता और राज्य की राजनीति पे वो फोकस कर रहे हैं। क्या है यह नव संकल्प महासभा? इसके जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसी तैयारी है? इरादा क्या है? जी कुणाल, देखिए सबसे पहली बात है कि आप विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कम समय बचा है। हाँ। और जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि वो जेडीयू और बीजेपी 1-2 सीट के मार्जिन पर ही आगे पीछे रहेंगी। तो ऐसे में 40 सीट के लगभग में वो अपने सहयोगी दल को देंगे, जिसमें चिराग पासवान अपने शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर बहुत मजबूत है और फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी वाला जो थीम है उसी को पिछले चुनाव की तरह जो है इस बार भी वो लेके चलना चाह रहे हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि चिराग पासवान जो है विधानसभा चुनाव भी लड़े इस बार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां तकरीबन 2 महीने से आतंक का पर्याय बने नरभक्षी भेड़िए को आखिरकार वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया है। ग्रामीणों की मान्यता है इस आदमखोर भेड़िया ने अब तक 2 मासूम बच्चों को निवाला बनाया है, जबकि 2 बच्चों को यह घायल कर चुका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बहराइच से। इस भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार वन विभाग की टीम इलाके में ड्रोन कैमरा चलाकर रेस्क्यू का प्रयास कर रही थी, लेकिन बार बार चकमा देकर यह भेड़िया फरार हो रहा था। आखिरकार आज वन विभाग की टीम ने इसको कड़ी मशक्कत के बाद पिंजरे में कैद कर लिया है। डीएफओ अजीत प्रताप ने बताया कि भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है। इसको उच्च अधिकारियों से बातचीत के बाद चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। फिलहाल भेड़िए को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद ग्रामीणों में थोड़ी राहत की सांस है, लेकिन अभी भी डर बरकरार है, क्योंकि
भेड़िए का यह कुनबा काफ़ी बड़ा होता है और इसको लेकर वन विभाग की तरफ से लगातार सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान खान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। रिजवान, लगातार बहराइच व जिला जहां पर भेड़ियों का आतंक गाहे बगाहे बना ही रहता है, खास तौर पर इस भेड़िए की बात की जाए तो इसने 2 महीने से तो आतंक मचाया था। आखिर कैसे पकड़ा गया, इसका रेस्क्यू कैसे सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अब क्या माहौल है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो बहराइच में भेड़ियों का जो आतंक था वो लगातार और देखने को मिल रहा था, ऐसे में यानी जो पिछले वर्ष जिस तरह से जो भेड़ियों का हमला था जिससे 10 बच्चों और एक महिला की जान गई थी, जिसपे लगातार एक खौफनाक मंजर था, लगातार जो ग्रामीण हैं उनमें डर का माहौल था। लेकिन जब धीरे धीरे इस माहौल को कहीं ना कहीं ठंडा हुआ और जब 5 भेड़ियों को पिछले में क्या किया, ग्रामीणों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। लोगों में राहत की सांस कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी। लेकिन इस तरह से जो बीता वक्त गया, तकरीबन जो 5 से 6 महीना गुजरा, उसके बाद फिर भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया और 2 महीने पहले एक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया था, इसको मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद फिर लगातार जो भेड़ियों का जो हमला था वो लगातार शुरू था। लेकिन जब जो आखिरी जो भेड़िया था, जो आखिरी बच्चा था, इस पर जो है उसने हमला किया और उसको तकरीबन गांव से गन्ने के खेत पे 1 किलोमीटर वो उठा के लेके गया, जिसके बाद वहां पर उसका छत जो है शव सुबह जो जब ग्रामीण लगातार वो ढूंढने का प्रयास कर रहे थे वहां पर गए, जब उसको देखा और उन ग्रामीणों ने तकरीबन 3 भेड़ियों को वहां पर देखा गया। लेकिन जिस तरह से जो वन विभाग का जो रवैया था, वन विभाग की तरफ ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये सियार का हमला है, ये भेड़िए का हमला नहीं है। लगातार इस पर कहीं ना कहीं लोग जो ग्रामीण हैं उनमें नाराजगी थी कि यहाँ हम लोग भेड़ियों को देख रहे हैं और वही वन विभाग इसको सियार बता रहा है। ऐसे में जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के जो भाजपा के विधायक के माध्यम से उन्होंने भी खुद जो है जब घटना स्थल पर उन्होंने जायजा लिया, खुद वहां पर गए, जांचा परखा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये जो डीएफओ अजीत सिंह है उनका ये कहीं ना कहीं ना जिम्मेदाराना जो है जो बयान है वो कहीं ना कहीं नाकाबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि वो घटना स्थल पर पहुंचते नहीं है और पहले ही वो सियार का हमला कहीं ना कहीं बयां कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली इस बात है और लगातार उन पर खुद जो है भाजपा विधायक आरोप लगा रहे हैं कि जो पिछले साल जो 5 भेड़िए पकड़े थे वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो है जो लोग रखे गए थे उनके द्वारा पकड़े गए थे, लेकिन पूरा श्रेय जो है डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ले रहे थे। लेकिन उनकी भी उन्होंने सराहना की कि उसको मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं उनको अवार्ड दिलाने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो भेड़ियों का हमला था उसमें ये लगातार सियार का जिक्र करते नजर आ रहे थे। वहीं खुद भाजपा विधायक लगातार रात में ग्रामीणों के साथ जो गांव में खुद काउंटिंग कर रहे थे, लगातार लोगों से बात कर रहे थे और जान बचाने के लिए लोग जो ग्रामीण हैं वो अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद जो है कहीं ना कहीं अपने गांव में लाठी डंडे लेकर कहीं ना कहीं वो चल रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि जहाँ एक तरफ डीएफओ जो सियार बता रहे थे, वहीं कल जो भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ है, तो एक बड़ा सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है कि क्योंकि डीएफओ जो है सियार बता रहे थे और जो पिंजरे में कैद हुआ है वो भेड़िया है, तो कहीं ना कहीं जो सीधा आरोप जो भाजपा के विधायक लगा रहे थे डीएफओ को बिल्कुल कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, जहां नक्सलियों के सफाई को लेकर उनके लिए उन्मूलन अभियान जो चलाया गया है उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया अब करीब आ गया है। पिछले 3 दिनों में बीजापुर नेशनल पार्क मुठभेड़ में अब तक 7 नक्सली मारे गए हैं। 3 दिनों के दौरान 7 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 5 जून को केंद्रीय कमेटी मेंबर सुधाकर और गौतम मारा गया। उसके बाद 6 जून को तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर भास्कर, फिर 6 जून की शाम को ही मुठभेड़ में 3 और नक्सली, 7 जून शनिवार को जारी मुठभेड़ में 2 और नक्सली मारे गए। कुल 7 नक्सलियों की मौत हो चुकी है। सभी नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए हैं। 2 नक्सलियों की पहचान हो गई है, 5 नक्सलियों की शिनाख्त अभी बाकी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए का इनामी खूंखार नरसिम्हाचलन उर्फ गौतम उर्फ सुधारक को जवानों ने ढेर किया था। सुधाकर नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी का मेंबर था। उस पर अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।